सफर तय किया 1981 में कांचीराम जी के साथ में आपने अपना राजनीतिक सफर शुरू किया जी। कहाँ से प्रेरणा मिली कि हम लोग शिक्षा पीरियड में हम लोग एक दिन ट्रेन छूट गई बनारस, तो हमारे साथ जो लड़का पढ़ता था उसके पिताजी जो है रेलवे में इंस्पेक्टर थे। तो संजोग से उस दिन मान्यवर कांचीराम जी की मीटिंग रेलवे प्रेक्षागृह बनारस में रही 4 बजे के बाद। तो वो नौकरी से ड्यूटी से छूटे, तो हम लोग सोचे कि जब ट्रेन छूटती है तो उन्हीं की गाड़ी से हम लोग आ जाते थे, तो वह इन्हीं की गाड़ी से चला जाएगा। तो जब उनके पास गए तो कहें कि अभी 1 घंटा हम लोग मीटिंग है, उसमें उसके बाद चलेंगे। तो उसमें बाम सेब की मीटिंग मान्यवर कांचीराम जी लेते थे, तो हम लोग भी चले गए उन्हीं के साथ। तो कहें कि चलो उसी में बैठे रहना चुप मार के। तो मान्यवर कांचीराम जी की बात को हम लोग सुने। उस दिन तो हम लोग सुन करके फिर लौट आए। फिर कुछ दिन के बाद फिर वही घटना घटी, ट्रेन छूट गई। फिर उनके साथ आने की बात हुई, तो फिर मान्यवर कांचीराम जी का फिर रेलवे प्रेक्षागृह में कार्यक्रम था, फिर उसमें गए। उस दिन हम लोगों की जिज्ञासा बढ़ी कि आज मिला जाए नेताजी से। तो हम लोग मिलने के लिए जो इंस्पेक्टर थे उनसे कहे, तो लिवा के मिलाए। तो मान्यवर कांचीराम जी ने पूछा, तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग पढ़ लिख रहे हैं। कहा भी पढ़ो, अभी राजनीति की तरफ बहुत ध्यान मत दो। बहुत समझाया उन्होंने कि शिक्षा के संबंध में, लेकिन जिसको साइलेंसर का धुआं लग जाए तो फिर वो खलासी का काम नहीं छोड़ता है। तो वहीं से चस्का हम लोगों को उनके विचारों से, जो लड़ाई थी, जो सोच थी, समाज के प्रति जो उन्होंने बात बताई, उसको लेकर के हम लोगों को भी जुनून चढ़ा कि काश हम लोग भी इनके साथ इस आंदोलन में कूद पड़ते। फिर बात बढ़ती गई। हम लोग घर के चोरी हम लोग मीटिंगों में आना जाना शुरू हुआ। उसी बीच घटना घटी, एक मकान गिर गया। हम लोग 4 भाई थे। एक भाई का जो है मकान से, वो कच्चा मकान था, तो लकड़ी का कुबा उबा था, तो उससे चोट लग गई रीढ़ की हड्डी में। तो उससे जो है उसको दिक्कत हुई, तो उसको लेके बीएचयू गए। तो बीएचयू भर्ती हुआ, करीब 11 महीना थे। उसी बीच प्रॉब्लम हुई आर्थिक। फिर रात को टेम्पू चलाते थे, कुछ उसके इलाज के लिए भी हो जाता था, कुछ हमारी फीस के लिए भी काम हो जाता था। फिर वहाँ से डिस्चार्ज हुआ, आए तो फिर एक जीप खरीदे। फिर आपकी जो राजनीति की शुरुआत है वो एक्सीडेंटल हम कह सकते हैं क्या? हाँ हाँ, कह सकते हैं कि अचानक से कांचीराम जी से मुलाकात जी के बाद आपने राजनीति शुरुआत किया। आपने टेम्पो भी चलाया, आपने गाड़ी जीप लिया, उससे भी सवारी भी भरते थे। राजनीति और ये अर्थव्यवस्था को, दोनों को बैलेंस करना कोई आसान काम नहीं था। देखिए, जीप के साथ साथ हम लोग कॉमर्शियल खेती शुरू की, सब्जी की। और 4 भाई थे, चारों ने लक्ष्य बनाया कि प्रतिदिन हम लोगों को 500 रुपया बचना चाहिए, 2000 रुपया चाहे जैसे हो बचना चाहिए। तो अपनी भी खेती, मंडी में जा कर के और किसानों के माल को खरीद के उसको जो है बेच करके धन को इकट्ठा करना, पूरे इलाके में किसानों के अन्न को खरीद करके मंडी में पहुंचा के उससे प्रॉफिट। लक्ष्य था कि हमको हर हालत में 2000 रुपया कमाना है। उसमें हम सफलता हासिल की, जीप चलाए। फिर उसके बाद राजनीति में पंचायत एक्ट लागू हो गया 95 में, तो हमारे यहाँ महिला सीट हो गई। तो पार्टी ने तय किया कि नहीं, वो सीट पर आप चुनाव लड़ाइए। तो पत्नी से कहा कि चलो भाई लड़ा जाए। तो पत्नी को लेके हम लोग चुनाव लड़े। 7 लोग थे, 6 लोगों की जमानत जब्त हो गई। अब बम्पर वोट से जीत हुई, और उस जीत ने हमको राजनीति में स्थापित किया। पहले फिर आपको मजा आने लगा राजनीति में, लगता है वहीं से आप स्थापित हो गए राजनीति में। जीतने के बाद जब चेयरमैनी का चुनाव आया, तो हम लोग नहीं जानते थे कि वोट लेने का देने का क्या होता है। तो उसमें पैसा ले लेके लोग वोट देने। हम लोग का देखो, हम लोग बिकने वाले लोग नहीं हैं। फिर हम लोग उस समय जवाहिर जायसवाल के नाम से बहुत चर्चा थी कि अब वो
उस मैदान में कूद गए। तो सबको अहंकार था कि पैसे पर चुनाव हो जाएगा। लिकर माफिया। हाँ, लेकिन संजोग से उस समय 49 मेंबर थे, चंदौली बनारस एक में था, तो 24 मेंबर दोनों लोगों के पास था। सिंगल हम बचे थे जो निर्णायक भूमिका में थे। उसी समय मायावती जी ने बुला करके कहा कि नहीं, तुम्हें सपा के खिलाफ वोट देना है, 2 जून की घटना का याद दिलाते हुए। और फिर हम लोगों ने बहन जी के कहने पर वोट दिया। फिर उसके बाद उसी समय फिर मीटिंग हुई तो बहन जी ने कहा कि तूने मेरी बात मानी है, तुझे चुनाव लड़ना है, तुम तैयारी करो। तो खैर तैयारी किए। 96 में फिर बसपा से राजनीति में पूरा सक्रिय हो गए हम लोग। तो 96 में चुनाव लड़े, 1676 वोट से हार गए। लेकिन फिर अचानक से क्या हो गया कि आपका बसपा से मोह भंग हो गया? कहा यह जा रहा कि क्या सिर्फ ये इतना ही कारण था कि एक जिले का नाम बदलने की वजह से अपने पार्टी छोड़ दी? नहीं, देखिए, मान्यवर कांसीराम जी ने जो पढ़ाया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो हम लोग जो सरकार बनने के बाद जो योजनाएं चली, जैसे अंबेडकर ग्राम विकास योजना, तो एक जाति की बन के रह गई। अगर कोई गांव अंबेडकर जी के नाम से घोषित हुआ तो उसमें ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, यादव, पटेल, बिंद, केवट, मल्ला, माझी, मझवार, तुरहा, तुरैया, आर्य, अर्गवंशी, बंजारा, बहेलिया, खंगार, बारी, बिहार, सब जाति के लोग रहते थे। तो सभी जातियों के रास्ते, नाली, पुल, खड़ंजा, हैंडपंप, 14 स्कीमें थी, लेकिन वो एक जाति का बन के रह गया। तो उस पर हमारा विरोध हुआ। जब पट्टे होने लगे तो एक जाति का पट्टा होने लगा, तो शेष जातियां जो भूमिहीन थी उनको पट्टा न मिलना एक ये भी बड़ा कारण था। नहीं, लेकिन वो जो कर रही थी वो तो अपने लोगों के लिए कर रही थी ना, कि जो हमेशा से दबा कुचला था उनको अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रही थी। कांसीराम जी के साथ तो हम लोग भी तो दबे कुचले थे। हम लोग भी उनकी तुलना में हम लोग दबे थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नहीं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बदौलत, रिजर्वेशन के बदौलत ऑलरेडी 125 कलेक्टर, 125 एसपी रिजर्व हो जाता करते हैं, और 119 एमपी हो जाया करते हैं, 1100 एमएलए हो जाते हैं देश में। हमारे तो वो नहीं थे। हमारे तो सिपाही नहीं थे, वो तो छोड़ दीजिए आईएएस और आईपीएस, सिपाही नहीं थे। तो हम लोग तो उनसे दबे कुचले थे ना। तो हम लोग उनके साथ खड़े हुए। तो हम लोगों को जब हिस्सा नहीं मिला तब हम लोग इस बात को कि भाई जहाँ हिस्सेदारी की बात हो तो ये अन्याय क्यों हो रहा है, तो इस बात का विरोध हमारा शुरू हुआ। हमारा राजनीतिक विरोध नहीं, हमारा हिस्सेदारी का विरोध हुआ कि हम आपके साथ हैं। जैसे हम ये कहते थे कि भाई 2 आदमी मिलकर के कोई खेती करें, कि हम साझे की खेती कर रहे हैं, पैदावार हुआ मान लिया 5 बोरा, तो वो 5 बोरा लेके चला जाए, आधा आधा हिस्सा हुआ, 2.5 बोरा हमको दे दो, 2.5 बोरा तुम ले जाओ भैया, विवाद कुछ नहीं। तो हिस्सेदारी का न मिलना ये विवाद का सबसे बड़ा कारण है। मुझे लगता है पूरी राजनीति में की जो बीमारी है वो हिस्सेदारी को लेकर, हिस्सेदारी को लेकर। जब मान्यवर कांसीराम जी कहा करते थे कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, अपने बुजुर्गों की कदर नहीं करता, वो समाज तरक्की नहीं कर सकता। तो जब इतिहास बनाने की भी बात आई तो जो हमारा इतिहास था वो इतिहास मिटाए जाने लगा। चाहे वो महाराजा सुहेल देव जी का हो, चाहे डल देव जी का हो, चाहे बंदार राजा का हो, चाहे महिपाल राजा का हो, ये जो हमारी कौम के राजा थे, जब उनके इतिहास बनाने की बात आई तो उस पर फोकस नहीं हुआ। तो ये चीज़ें आपस में टकराहट पैदा की कि हम भी अगर हैं आपके साथ तो हमारे भी पूर्वज हैं, तो हमारे पूर्वजों का भी इतिहास होना चाहिए। तो ये आपकी जो नाराजगी थी वो तो एक दिन में नहीं हुई होगी ना, धीरे लंबे समय तक 14 साल में था वहाँ कांसीराम जी के साथ, 1-2 दिन नहीं। आपने जब 2002 में बसपा छोड़ी, उस दिन तत्कालीन कारण क्या था? देखिए, उस दिन मायावती जी से हम लोगों ने एक घटना घटी थी, एक गांव सा हरिहरपुर, तो पट्टा हो गया था और उस पर यादव, राजपूत, ब्राह्मण, राजभर, चमार, मतलब सभी करीब 22-23 जातियां बसी थी और एक जाति को पट्टा हो गया। एसडीएम और तहसीलदार वहाँ पहुँच गए गिराने के लिए कि नहीं, पर कब्जा दिलाने के लिए। तब जहाँ मकान 50 साल, 60 साल, 70 साल के बने हैं, 100 साल के मकान, तो उसको कैसे गिराएं? तो पूरा गांव एकजुट होकर के विरोध में खड़ा हो गया। तो उसी में हमको यहाँ बुलाया गया। बुलाने के बाद तो हमने पूरी बात बताई। फिर उसमें डीएम थे कुंवर फतेह बहादुर सिंह, रिटायर्ड हो गए,
वो गए जांच में, उनको लगाया गया, जांच में जाके तो फिर रिपोर्ट आई कि नहीं उस पर तो पक्के मकान कच्चे मकान 50 साल 60 साल 100 साल के बने हैं। तब फिर उसके बाद वही विवाद हमारा उनका कटता, चूंकि शुरू बराबर होती रहती थी, उस बयान ने फिर हमको उनको किनारे लगा लिया, वहां से निकल गया। हाँ छोड़ दिया। फिर मैं निकला तो हमने कहा कि चलो अब खेती करेंगे, अब राजनीति नहीं करेंगे, राजनीति में बड़ा झमेला है। तो फिर हम लोग घर थे तो सोनेलाल पटेल जी आ गए, तो वो हमको समझाने लगे थे हमके, भैया देखो नेताओं का बहुत हमको विश्वास नहीं रह गया है, नेता बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं, तो आप भी उसी में के हो। तो वो भी हमको लोरी सुनाए कि नहीं हम हिस्सेदारी देंगे, आप कितना सीट चाहिए, हमको पहले भागीदारी कितना देंगे, तो कहा आप बताओ हमके 20 टिकट चाहिए, तो कहा 20 देंगे। हमने कहा पहले सीट तय कर दो, सीट भी तय कर दिए। फिर मैं उनके साथ चला गया, फिर जब उनके साथ चला, काम शुरू किया, आंदोलन शुरू किया, तो जब टाइम आया तो ये नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, वो नहीं देंगे, आते आते अंत में वो नहीं दिए, तो फिर उनसे भी विवाद हो गया। तो जब विवाद हो गया, चूँकि हमको कोलसला लड़ने के लिए कहे थे कि आप कोलसला लड़ना, वो खुद कोलसला आ गए। तो इस तरह विश्वास उठा। तो हमने जब चुनाव में बातें, टिकट नहीं दिया, सीटें नहीं दी, तो हमने कहा भैया अपना इस्तीफा ले लो, हम नहीं रहेंगे यहीं। उस समय अतीक जी प्रदेश अध्यक्ष थे, तो अतीक जी कहें यार देखो ये चुनाव लड़ना चाहते हैं, कोलसला है और आप छोड़ दोगे तो हार जाएंगे। हम कहीं नहीं जीत सकते, हार जाएंगे, आप मत परेशान होइए। तो कहे नहीं इनको लड़ा दीजिए। हम कहे देखो भैया हमारा रिजाइन ले लो तब हम साथ रहेंगे। तो खैर रिजाइन दिए, उसको स्वीकार नहीं किए, उसे रखे रहे, चुनाव लड़े। हमने पहले बता दिया था कि 40,000 वोट मिलेगा, और 40,000 14 वोट से हार गए, मतलब 14 वोट से हार गए। हाँ 40,000 14 वोट मिला उनको। तो उसके बाद तो उनको छोड़ दिया। तो उसके बाद तो आप भी राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हो गए। हाँ नहीं तब तो सिखा दिया। हाँ कांसीराम जी ने सिखा दिया था खूब बढ़िया। कांसीराम के बाद में अपना दल, हाँ मायावती जी ने हमको बढ़िया पढ़ा दिया था, और उसके बाद सोनेलाल पटेल जी ने हमको बच्चा सिखाया। फिर उसके बाद तो आपने भाजपा, तो फिर नहीं, उसके बाद तो हमने पार्टी बना ली 2002 में। हम लोगों ने कहा कि हमारा मन हिचक गया था कि नहीं अब राजनीति नहीं करेंगे, खेती करेंगे, और खेत क्यारी रही है, युवा की खेती करेंगे इतना अपना। तो फिर हमारे साथ जो लड़के थे हमारी उम्र के, तो लोगों ने कहा कि यार हम लोग जिले में पार्टी चलाया जाए। हम यार जिला में कहाँ चलाओगे, कहाँ थाने पर कैसे जाएंगे, कौन सा मुँह लेके जाएंगे, कोई झंडा डंडा चाहिए ना, चलो हम लोग जिले में एक पार्टी बना करके जिले में चलाया जाए। तो जबकि सब लोग पार्टी की घोषणा लखनऊ करते हैं, हमने अपनी पार्टी की घोषणा आपके सुहेलदेव पार्क, महाराजा सुहेलदेव राजभर पार्क सारनाथ वाराणसी में, कि चलो बनारस में पार्टी चलाया जाएगा। तो बनारस में पार्टी चलाने के नाम पर हम लोगों ने पार्टी बनाई, क्योंकि बनारस में आपकी पैदाइश हुई, बनारस की जी, तो इसलिए उसी को हाँ तो बनारस को टारगेट बना के किया गया। पार्टी घोषणा हुई, उसके बाद ये हुआ कि चलो एक कार्यक्रम मुख्यालय प्रदर्शन का हो, तो वहाँ करीब हमको अंदाज है कि 10-12 हज़ार लोग जुट गए। तो बनारस कमिश्नरी थी उस समय, बलिया के लोग भी आते थे, बलिया बनारस में था, तो मऊ के, गाजीपुर के, इधर चंदौली भदोही, तब अलग नहीं था, ये सब एक में था। तो बहुत लोग आए, सुने, तो कुछ लोगों ने कहा कि हमारे ज़िले में आ जाइए, वो हमारे ज़िले में कि भैया हम कहीं नहीं जाएंगे। तो लोग कहा आप खाली भाषण देने चले आइए, जो यहाँ बोल रहे हैं वही यहाँ बोलिए। तो फिर ये कुछ लोग कहें कि चलो चला जाए, तो गए, पहले गाजीपुर गए, फिर चंदौली चले गए, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फिर पूरा पूर्वांचल को हम लोगों ने घेरा, और धीरे धीरे करत करत अभ्यास थे जड़मत हो सुजान। उसी बीच मायावती जी ने कोशिश की कि हमारी पार्टी में विलय कर लो, मंत्री बन जाओ। मुलायम जी जिंदा थे, उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में विलय कर लो, मंत्री बन जाओ। कांग्रेस ने कहा कि हमारे में विलय कर जाओ, राष्ट्रीय महासचिव बन जाओ, कैबिनेट मंत्री बना देता हूँ केंद्र में। हम कहे मुझे न मंत्री बनना न विलय करना, या विलय नहीं करेंगे। फिर उसके बाद तो 2017 में आपने भारतीय जनता पार्टी से समझौता किया, और पहली बार आपको वो 4 विधायक आपके मिले। लेकिन मुझे लगता है कि 81 के जो ओम प्रकाश राजभर थे वो 2017 तक मजे हुए राजनीतिक खिलाड़ी हो गए, और आपने उनको सबक सिखा दिया। 2 साल कैबिनेट मंत्री भी बने आप वहाँ पर, जहाँ तक हाँ, बने। पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग, हाँ जी, दिव्यांग कल्याण के मंत्री थे। क्या आपने उनको राजनीति सिखा दिया? नहीं, उनको हम नहीं, देखिए हम सिद्धांतों की राजनीति करते हैं, हम स्वार्थ की राजनीति नहीं करते। अब की जो राजनीति है वो लोग अवसरवादिता की राजनीति है। हम मुद्दों के आधार पे गए। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट जो 2001 में बनी,
हमने कहा कि उसको लागू करने के सवाल पे हमारा उनका टकराहट थी। घरेलू बिजली का बिल माफ़ी करने के सवाल पे हमारी टकराहट थी। जातिवार जनगणना का इशू था, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा का सवाल था, गरीबों के इलाज फ्री करने के सवाल पे था कि जो छोटे छोटे गांव में रास्ते नहीं बने हैं उनको बनवाया जाए ताकि वो लिंक मार के उनसे कनेक्ट हो सड़कों से। इन सब मुद्दों को लेके हमारी टकराहट थी। लेकिन अक्सर देखा यह जाता है कि राजनीति में लाभ लेने के लिए लोग अपने मुद्दे भूल जाते हैं, लेकिन आपने मुद्दों को आगे करने के लिए अपना राजनीतिक नुकसान कर दिया, आपको कैबिनेट मंत्री का पद छोड़ना पड़ा। क्या दिक्कत है? आपने देखा एक इतिहास बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया कि वंचित, गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित के हक के लेकर के कांग्रेस से लड़ाई लड़ी। जब कांग्रेस ने बात नहीं मानी तो केंद्रीय मंत्री से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। यहाँ जब हमने देखा कि 2 बार वर्तमान गृह मंत्री, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी 2 बार यहाँ आए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से और ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मंत्री से 2 बार पंचायत कराई। इशू सामाजिक न्याय समिति का ही मुद्दा था कि इसको आप कर दो, उन्होंने नहीं किया तो मैंने रिजाइन दे दिया कि भाई हमारे लिए राजनीति ठीक है लेकिन समाज का हित पहले, उसके बाद ओम प्रकाश राजभर का हित। कहते हैं राजभर, ओम प्रकाश राजभर दिमाग से राजनीति नहीं करते हैं, दिल की राजनीति करते हैं, जिसकी वजह से नुकसान उठाना पड़ता है। कोई दिक्कत नहीं। देखिए, नुकसान देश की लड़ाई में महात्मा गांधी जी को उठाना पड़ा, देश के हिस्सा दिलाने के लिए, अधिकार दिलाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नुकसान उठाना पड़ा कि आपने देखा कि बच्चे की डेथ हुई बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को, वो उसको देखने तक नहीं आए और पूरे देशवासियों को अपना परिवार समझ करके वो विदेश मीटिंग में चले गए। तो बाबा साहब डॉक्टर को भी नुकसान उठाना पड़ा। जितने लोग समाज में आए समाज हित के लिए, देश हित के लिए, उनको तो उठाना पड़ेगा। आपने उसके बाद समाजवादी पार्टी से तालमेल किया, वहाँ भी आपको अच्छी सीट मिली और 6 सीटों पर आपने जीत कर दी, बड़ी जीत, लेकिन वहाँ भी आप टिक नहीं पाए। देखिए, हमारे सोच और पार्टियों की सोच, वो हाथी के दांत कुछ और दिखाने के और खाने के कुछ, इस तरह पार्टियों के पास 2 चीजें हैं, दिखाने के लिए कुछ और खाने के लिए कुछ। अब अगर हम बात गए वहाँ तो वहाँ भी मैंने जातिवार जनगणना को उन्हीं के मंच पे उनको बैठा के बोलता था, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा के सवाल पे, हम गरीबों के इलाज फ्री के सवाल पे, हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के सवाल पे, घरेलू बिजली का बिल माफ करने के सवाल पे हम अपने मुद्दों पर उनके साथ गए थे और वो हमको धोखा देते रहे। हम मिनिस्टर थे तब से उनसे मिलते थे, हम उनसे कहते थे कि आपको सीएम बनाएंगे लेकिन आप क्षेत्र में निकलो, का टाइम आएगा देखा जाएगा। हम मुद्दों के आधार पर उनके पास गए और वो धोखा हमको देते रहे। अंतिम क्षण तक उन्होंने हमको धोखा दिया और ये कहा कि जब सारे दरवाजे बंद हो गए कि अब कहीं नहीं जा सकते, तो उन्होंने कहा कि देखो हम सीट दे देते हैं, हम प्रत्याशी दे देंगे, सिंबल तुम दे दो। 12 सुरक्षित सीटें दे दिया। अब सुरक्षित सीट पर बैकवर्ड सामान्य कैसे लड़ेगा और प्रत्याशी उन्हीं का होगा, तो प्रत्याशी भी उन्होंने दे दिया, सीट भी दे दिया और सिंबल हमारा ले लिया और ऐसे ऐसे कैंडिडेट दिया, डमी कैंडिडेट दे दिया, जो क्षेत्र की जनता एकदम आग बबूला हो जाती थी कैंडिडेट का नाम सुनने। राजनीति हो गई एकदम। खैर सीखा, अखिलेश जी ने सिखाया, वहाँ समाजवादी पार्टी में हम बराबर सीखते रहते हैं, तो वहाँ भी हमने सीखा। आपने भी सीखा, अब आप एक्सपर्ट हो गए, आप भी सिखा देते लोगों को राजनीति। चलिए, वक्त एक ब्रेक का चला, छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आएंगे तो आप लोग अपना स्क्रीन छोड़कर कहीं ना जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद आएंगे तो अब जो दूसरा सेगमेंट होगा हमारा, उस पर हम चर्चा करेंगे मोहन भागवत के बयान की, स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के, और जो इस समय